हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, जो आज के क्वेश्चन को कवर करते हुए 300 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही ये 500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने विथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन से जुड़े वो भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आज जो ये पार्ट 21 है यानी 21वां भाग है और अभी जो सीरीज में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जैसा कि आपने बोला था कि 2022 के जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो सर क्वेश्चन कराइए, तो 2022 के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला जो यूनिट आपका है और इसके साथ ही साथ जो डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन है उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा अभी ये सीरीज में। जैसे कि जो आपके अलग अलग यूनिट के क्वेश्चन उनको कवर कर लूं, वो भी क्वेश्चन आपके टाइप हो रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप सभी ने बोला कि सर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराएं, निसंकोच आप अपनी तैयारी करिए। वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ डाटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं करा दूंगा, जो 2022 में अलग अलग शिफ्टों में आपके पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी बोला गया था कमेंट बॉक्स में कि लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैं लॉजिकल रीजनिंग की कराता हुआ चल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं करा रहा हूँ। तो जो आप भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित जो क्वेश्चन आप देखते हैं जो मैं कराता हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसको हिंदी में युक्त तर्क कहते हैं। उसमें और भी कई सारे चैप्टर हैं लॉजिकल रीजनिंग के, लेकिन अब उनसे क्वेश्चन कम कर दिया गया। ज़्यादातर भारतीय तर्कशास्त्र से संबंधित हेतुआभास, तर्क दोष, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही आपका एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे हैं और 2022 की ये सारे क्वेश्चन आपको हैं और खुद से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। बाकी मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कवर किया था 289 तक, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 290 से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपको नए तरीके से देखने को मिला है पिछले एग्जाम जो आपके 2022 में कंडक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो जिन बच्चों ने टेट और इसके साथ साथ सीटेट एग्जाम की उन्होंने प्रिपरेशन की होगी और वो नीचे की भी, जैसे हायर एजुकेशन की तो तैयारी करते ही होंगे, लेकिन नीचे प्राइमरी हो गया, फिर माध्यमिक हो गया, फिर ऐसे इंटर कॉलेज हो गया, टीजीटी पीजीटी, इनकी तैयारी करते होंगे, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे पूछ लिया गया कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसको इंग्लिश में जेडपीडी भी बोला जाता है। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है पियाजे के द्वारा, बी ऑप्शन है फ्रायड और सी ऑप्शन है वाइगोत्स्की और डी ऑप्शन है ब्लूम। तो इन चारों विकल्पों में से आप अपना राइट आंसर दीजिए। मैं पूरा भरोसा आप सभी पे करता हूं कि आप सभी राइट आंसर देंगे। देखिए, ईमानदारी से जितना आप तैयारी करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, सफलता आपके करीब उतना ही आती जाएगी। और जितना आप अपने से झूठ बोलोगे, तैयारी नहीं करोगे, तो आपसे सफलता उतनी दूर चली जाएगी। आप सोच सकते हो कि किसी भी परीक्षा में, चाहे कंपटीशन एग्जाम, जॉब का एग्जाम हो, ये तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे जॉब के लिए तैयारी करते हो उसमें सीटें 5000 10,000 ऐसे एग्जाम के लिए आती हैं और उसमें करोड़ों बच्चे या लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। तो जो लगे रहते हैं और अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करते हैं, सारे लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी, ये आपको भी पता है, लेकिन जो बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, उनको वो जॉब मिल जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो हर संभव प्रयास करिए अंतिम क्षण तक, ताकि आपको अफसोस न रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया और आपके मन में किसी भी प्रकार का मलाल नहीं होना चाहिए कि नहीं, मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी नहीं की और इसके वजह से जो है हमारा रिजल्ट रुक गया। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब देखिए, सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन से अलग डाइवर्ट हो गया, लेकिन कुछ बातें बताना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा जो है समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है दिया गया था, यानी जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मान लीजिए कि पेपर 1 का एग्जाम है, मैं इस सिद्धांत को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं।
क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 क्वेश्चन। और आपका जो है यहाँ पर जो अभी जो आपका रिपोर्ट है, एक तरीके से आप जितना स्कोर कर पा रहे हो, मान लीजिए 50 आप कर पा रहे हो या 45 तक स्कोर आपका जा रहा है, और आपका संभावित जो है यहाँ पर 70 से लेकर 75 से लेकर मान लीजिए 80 तक आपका स्कोर हो सकता है, अगर थोड़ा सा आपको हेल्प किया जाए और थोड़ा सा आपकी तैयारी में कुछ और मदद की जाए और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो आपका ये जो अभी लेवल है, अभी जो आप स्कोर कर पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और सुधार अगर किया जाए, बेहतर आपकी तैयारी कराई जाए, तो आप 75 या 80 तक स्कोर कर सकते हैं। इसी को संभावित विकास बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि 50 तक आप स्कोर कर पा रहे हैं खुद से आप, और थोड़ी सी आपकी हेल्प की गई, कुछ कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग यूनिट के नहीं क्लियर हो रहे हैं, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई, तो आपका जो संभावित विकास है 75 से लेके 80 तक वहां पर आप पहुंच गए। इसी के बारे में जो है बोला जा रहा है वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 291, और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहां पर लिया गया है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, आप सभी से, कि पुस्तकालयों में किन सेवाओं के साथ प्रारंभ होने की डिजिटीकरण यानी डिजिटलाइजेशन आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया का निम्नलिखित क्रम है। आपको यहां पर बोला क्या जा रहा है कि जो आपकी लाइब्रेरी हैं, जो पुस्तकालय हैं, उनमें किन सेवाओं के साथ जो है प्रारंभ होने की डिजिटीकरण की प्रक्रिया, इन सभी जो क्रम मतलब बेतरतीब तरीके से दी गई, इनको क्रम से आपको लगाना है कि किस प्रकार से उसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 आपको दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना है, ये बेतरतीब मतलब क्रम से नहीं है ये। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार 2022 में क्वेश्चन आपको एकदम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत पीछे के जो पेपर आपके हुए 2015 16 17 वहां से क्वेश्चन कम देखने को मिले, इसलिए मैंने बोला 2020 से लेके 22 के बीच में जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए उस समय कोई और एग्जामिनर होंगे जो अपने हिसाब से क्वेश्चन को उन्होंने सेट किया होगा, कुछ नए जो है पेपर सेट करने वाले जो है टीचर वहां पर गए होंगे, प्रोफेसर गए होंगे, जो नए होंगे तो वो नए तरीके से प्रश्नों को सेट कर रहे होंगे। आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न, शब्दों में और बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा सूची बनाने की सेवाएं, यानी पुस्तकालयों में किन सेवाओं के साथ प्रारंभ होने की डिजिटीकरण की प्रक्रिया का जो क्रम है। तो सबसे पहले सूची बनाने की सेवाएं, फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो आपका आ जाएगा वो है आपका आवधिक पत्रिका और अनुक्रमणिका बनाना और सार सेवाएं। फिर उसके बाद से आपका इसमें तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा आपका आवधिक पत्रिकाएं और वृहत संदर्भ वाले कार्य, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका पुस्तक का प्रकाशन। तो ये क्रम जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको और भी समझ सकते हैं कि जो आपकी ई बुक्स होती हैं, जैसे कि आपका अमेजन किंडल हो गया, फिर इसके साथ जो प्ले बुक है आपका गूगल का, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जिनमें आपको ई बुक देखने को मिल जाती है। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है आपका, तो जैसे कि ये प्रोसेस सूची बनाने की सेवाएं क्या क्या उसमें है आपका बुक्स में। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे अनुक्रमणिका, यानी कि जो इंडेक्स होता है, क्या क्या जो है आपको अलग अलग पेज पे पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद से आवधिक पत्रिकाएं और बृहत संदर्भ वाले जो कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे पेज पे। फिर चौथे नंबर पे जो है आपकी जो बुक्स होगी उसकी पब्लिकेशन हो जाएगी ई बुक के, मतलब डिजिटलीकरण के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऑप्शन बी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 292, और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए, दोनों कथन को आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझने के बाद आपको इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर कथन पहले में क्या दिया गया, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए कि अल्पकालिक यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके संदर्भ में बोला जा रहा है कि अल्पकालिक स्मृति कूटबद्ध करने और अल्पकालिक भंडारण और जोड़ तोड़ की क्रिया को शामिल करती है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि अल्पकालिक स्मृति की सीमित क्षमता होती है। अब समझिए, आप अपना राइट आंसर ए, बी और सी और डी में से आपको देना है। मेमोरी के संदर्भ में ये आपके 2 स्टेटमेंट्स है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो आपके
शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी अल्पकालिक स्मृति कूटबद्ध करने और अल्पकालिक भंडार और जोड़ तोड़ की क्रिया को शामिल करता है। यानी शॉर्ट टर्म में जो आपका दिमाग होता है, जो आपके अंदर जितने भी डेटा या उस तरीके के डेटा भंडारण होते हैं उसमें जोड़ तोड़ क्रिया को पूरी तरीके से शामिल करती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और यहाँ पर बोला किया जा रहा है कथन दूसरे में कि अल्पकालिक स्मृति की सीमित क्षमता होती है। जाहिर सी बात है कि जो अल्पकालिक मेमोरी होती है उसकी क्षमताएं सीमित होती है, कुछ समय में, थोड़े ही समय में जो डेटा का जोड़ तोड़ या भंडारण वो सारा काम करती है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये मेमोरी आपकी होती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप याद रखते हो तुरंत भूल जाते हो, जो आपके लिए अननेसेसरी होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो कथन पहला और कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 293 और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि कार्यक्रमों और कक्षा समय सारणी को तैयार करते समय आप कौन सी युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं, तो जो कार्यक्रम और इसके साथ साथ जो क्लासरूम की जो समय सारणी है, किस टाइम पे कौन सी क्लास होनी है, किस सब्जेक्ट का, इस तरीके से सारणी को तैयार करना है, या कौन से डे में कौन सा कार्यक्रम आप करने वाले हैं उसको तैयार करना है, तो किन युक्तियों का, किन एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है। और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से जो है आपको अपना राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला। और इसके साथ साथ दूसरा, यहाँ पर देखिए हिंदी वाला लिखना मैं भूल गया हूँ, ये आपका हिंदी में जो है आपका ट्रेलो हो जाएगा। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ट्रेलो, ठीक है, ट्रेलो, ये आपका सही हो जाएगा। एक तीसरा आपका गूगल कैलेंडर। अब देखिए गूगल का कैलेंडर जो होता है उसमें आप जो है अपने कार्यक्रम, किस डेट को आप कंडक्ट करने वाले, कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं, उसके डेट को आप मार्क कर सकते हैं और उस दिन वो आपको अलार्म या इस तरीके से अवेयर पहले से कर देगा। तो और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी इसी प्रकार से काम करता है। गूगल कैलेंडर का तो आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी इसी प्रकार से काम करता है। और ट्रेलो एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये भी यही काम करता है। जो कार्यक्रम्स हैं आपकी कक्षा की, जो समय सारणी है, अलग अलग सब्जेक्ट कब क्लास क्या कैसे लेना है, तो उनको जो है आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं इन एप्लीकेशन के द्वारा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और जो भी छात्र हैं स्टडी करने वाले, वो भी गूगल कैलेंडर का आप इस्तेमाल करते हैं, किस डे को क्या पढ़ना है, कैसे, इस तरीके से टाइम टेबल बनाने के लिए। तो बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, लेकिन जो इसमें दिया गया उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 294 और देखिए ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। और देखिए ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में शिक्षण के जो मॉडल्स हैं, टीचिंग मॉडल्स, वो दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो है आपका विकास करने वाले जो विद्वान हैं, इन मॉडल्स को किन जो है विद्वानों ने जो है डेवलप किया है उसके बारे में दिया गया। तो सिंपली आपको मैच करना है और उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप मैच करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया गया है सकारात्मक परस्पर निर्भरता का जो मॉडल है वो किसके द्वारा आपका दिया गया है, तो वो आपका यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। रॉजर जॉनसन के द्वारा जो है सकारात्मक परस्पर निर्भरता का जो मॉडल है वो दिया गया है। इसको इंग्लिश में, यानी कि इस मॉडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस जो है इस मॉडल को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बी जो आपका दिया गया है संरचित परीक्षा, परीक्षा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंक्वायरी होती है, याद रखना है। तो बेसिकली आपको इंग्लिश में भी याद रखना है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, जिसको हिंदी में संरचित परीक्षा भी बोला जाता है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, संरचित हो जाएगा, ये क्षत्रिय बन गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संरचित परीक्षा यानी कि इंक्वायरी। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर पहले के साथ मैच हो जाएगा। रॉबर्ट स्लाविन के द्वारा जो है इस मॉडल को डेवलप किया गया था, यानी कि तैयार किया गया था। फिर उसके बाद से यहाँ पर सी दिया गया है समूह अन्वेषण, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो जॉन डेवी के द्वारा जो है समूह अन्वेषण यानी कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मॉडल तैयार किया गया था। सभी शिक्षण से संबंधित ये मॉडल्स हैं। और फिर उसके बाद से डी है भूमिका निर्माण, यानी कि रोल प्ले के बारे में बात की गई है कि यानी कोई भी तथ्य या कॉन्सेप्ट या किसी के जीवन के बारे में आपको बच्चों को सिखाना है। बेसिकली छोटे क्लासों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उनके कैरेक्टर को जो है निभाने के लिए छात्रों को बोला जाता है और उन कैरेक्टर को निभाने के लिए वो जीते हैं, तो उनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से वो सीखते हैं।
तो ये आपका किसने दिया था, तो ये जो आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, फैनी सॉफ्टेल के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। तो उम्मीद है कि आप सभी ने ऐसे मैच कर लिया होगा और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 295 और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रचालिक सांख्यिकी है, ये आपको बताना है। रिसर्च में हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल डेटा का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आगे चल के जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे और फिर पीएचडी में एनरोल होंगे तो रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारा डेटा आपको कलेक्ट करना होगा, एनालिसिस करना होगा, विश्लेषण करना होगा उसका, तो इसलिए आपसे यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है एफ सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स और टी स्टैटिक्स दिया गया है, टी सांख्यिकी, और सी दिया गया है आपका पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, और फिर डी दिया गया स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक। अब देखिए यहाँ पर इन चारों में से आपको क्या करना है, अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन का सहसंबंध जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया बेसिकली कि गैर प्रचालिक सांख्यिकी का एग्जांपल कौन सा है। गैर प्रचालिक का मतलब होता है नॉन पैरामीट्रिक, यानी कि कोई भी इसका पैमाना या पैरामीटर नहीं है कि इससे जो डेटा निकल कर आएगा वो क्लियर होगा, तो स्पीयरमैन का सहसंबंध इसमें है। बाकी एफ सांख्यिकी, टी सांख्यिकी, पियर्सन का सहसंबंध, ये जो है आपका पैरामीट्रिक रूप से जो है आपके सही हो जाएंगे। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो पैरामीट्रिक रूप से जो है यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे स्टैटिक्स में, जैसे कि स्वतंत्र नमूना टेस्ट हो गया, युग्मित नमूना टी परीक्षण हो गया, एनोवा टी परीक्षण, ऐप परीक्षण, पियर्सन का सहसंबंध जो कि इसमें दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है गैर प्रचालिक जो सांख्यिकी होती है यानी कि नॉन पैरामीट्रिक हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, मान विटिन परीक्षण है, फिर इसके बाद से क्रूसल वॉलिस टेस्ट है, फ्रीडमैन का एनोवा टेस्ट है यहाँ पर, और स्पीयरमैन का सहसंबंध जो कि यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 296 और ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है और रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दो कथन दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर यूनिट में लगभग देखने को मिल जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कंक्लूजन नहीं निकालना होता है, अभिकथन और कारण वाले में जो है आपको इस तरीके से देखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सही गलत के रूप में बस कथन को देखना है। अब कथन पहले में क्या बोला जा रहा है आपसे कि सामाजिक अनुसंधान में बहुचर सांख्यिकी का उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के कारण बढ़ गया है। कथन दूसरा में बोला जा रहा है कि बहुचर सांख्यिकी द्विचर सांख्यिकी की तुलना में समझने में आसान होते हैं। अब आपको उपयुक्त दोनों कथनों का अवलोकन करना है और ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर बताना है। तो अपना जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बता रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सामाजिक अनुसंधान में बहुचर यानी कि मल्टी वैरायटी स्टैटिक्स के बारे में बात की जा रही है। तो अनुसंधान में बहुचर सांख्यिकी का उपयोग जो है सांख्यिकी सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के कारण जो है बढ़ गया है। तो कंप्यूटर से स्टैटिक्स वाला जो काम है आपका डेटा वाला, वो काफ़ी ज़्यादा आसान भी हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर यही बोला गया कि सामाजिक अनुसंधान में बहुचर यानी मल्टी वैरायटी स्टैटिक्स या सांख्यिकी का उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर यानी स्टैटिक्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी उपलब्धता के कारण जो है बढ़ गया है। और यहाँ पर जो है आपको ये भी याद रखना है कि बहुचर सांख्यिकी यानी कि द्विचर सांख्यिकी की तुलना में समझने में कठिन होते हैं। जैसे कि द्विचर सांख्यिकी बी वैरायटी दो युग्मित डेटा सेटों को दिखाता है, जबकि बहुचर यानी मल्टी वैरायटी जो स्टैटिक्स होती है वो सांख्यिकी के दो या अधिक चर का प्रयोग करता है और विश्लेषण करता है कि क्या कोई विशिष्ट परिणाम के साथ सहसंबंध यानी कोरिलेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप सभी ने ऑप्शन सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 297 और ये भी क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण के फॉर्म में है। तो नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण आर के रूप में। दोनों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देन उसके बाद से ऑप्शन बी और सी और डी में से राइट आंसर बताना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अपग्रेड कह सकते हैं अलग तरीके से, अभिकथन और कारण वाला। तो यहाँ पर दोनों को आपको सही तो देखना भी है और ये भी देखना है कि क्या जो कारण है आपका वो अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अभिकथन ए में दिया गया कि सहसंबंध गुणांक का मान -1 + 1 के पारस के बीच में होता है। कारण आर दिया गया कि अन्य दो चरों के सहसंबंध में एक चर के मान का
पूर्व अनुमान करने में कोई सहायता नहीं मिलती है यदि हमें दूसरे का मान पता भी हो। अब इन दोनों को आपको पढ़ लेना, अभिकथन और कारण को समझना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का आप प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी अभिकथन अपनी जगह सही है, कारण भी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। याद रखना है आपको कि सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के पारस के बीच में होता है और इसके साथ ही साथ अन्य दो चरों के सहसंबंध से एक चर के मान का पूर्वानुमान करने में कोई सहायता यहां पर नहीं मिलती है, यह आपको याद रखना है। और यदि हमें दूसरे का मान पता भी हो तो उसके बाद भी जो है यहां पर कारण जो है अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। यानी अभिकथन कारण अपनी जगह आपके राइट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आपका कारण अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी क्या है यहां पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 298 और ये भी क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहां पर लिया गया है। अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित परिदृश्यों में एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो अब यहां पर इन सभी कथनों को आपको देखना है। बोला क्या गया कि इन सभी परिदृश्यों में एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विशेष रूप से उपयोगी है, यानी कि कौन कौन से यहां पर उपयोगी हैं उसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स यहां पर है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा, आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आप पढ़ के इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और इसके साथ ही साथ पांचवा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपसे यही बोला गया कि टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में सामान्य भूमिका प्राप्त करना। इसके साथ ही साथ तीसरा है पूर्व में प्राप्त किए गए परिमाणात्मक परिणामों की व्याख्या करना और इसके साथ साथ प्रतिभागी दुनिया में प्रभावों के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। ये सभी जो है आपके एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विशेष रूप से ये सारे उपयोगी आपके हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा और पांचवा यहाँ पर। तो अगर आपका दूसरा, तीसरा, पांचवा यानी कि ऑप्शन बी आपने लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 299 और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है और ये आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में सांख्यिकीय पद जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिकल टर्म्स बोला जाता है वो है। सूची 2 में आपका यहाँ पर उसका वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सिंपली आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और नीचे दिए गए कूट यानी इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आप इसे मैच करके अपना राइट आंसर जरूर बताएं। तो आइए हम इसे मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया आपका नामित, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर नॉमिनल भी बोला जाता है। तो ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका चौथे के साथ आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। सम वर्गीकरण जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है यहाँ पर कैटेगराइजेशन, ये आपको याद रखना है। फिर बी दिया गया है कर्म सूचक, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा जिसको रैंकिंग के साथ यहाँ पर मिलाना है हमें। क्रम सूचक होता है एक प्रकार का रैंकिंग। फिर उसके बाद औसत आपका होता है, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। प्रत्याशित मान आपका होता है जिसको इंग्लिश में एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है, तो ये आपका औसत होता है। फिर डी जो आपका प्रसरण दिया गया है यहाँ पर, जो किसके साथ मैच हो जाएगा? वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। दत्त के मानों में फैलाव, सॉरी ये मानव आपका नहीं होगा, टाइप में मिस्टेक है, दत्त के मानों में होगा, मानों में फैलाव जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्रेड इन वैल्यू ऑफ डेटा। तो यहाँ पर ये टाइप में मिस्टेक आपका हो गया, तो मानों में आप इसको समझ सकते हैं। तो सिंपली आपको ऐसे मैच कर लेना था जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 300 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये आपका कम्युनिकेशन वाली यूनिट से पूछा गया है। पूछा क्या जा रहा है कि अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनेमिक्स किससे संबंधित है? आपका इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और मैं अभी लास्ट में आपको बता ही देता हूँ कि ये जो पेपर मतलब जिस पेपर में से मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँ आपका, तो ये आपका पेपर जो हुआ था 4 जनवरी 2022 को ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ था। वही वाला पेपर मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट 2 में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था।
तो 2022 के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जितना संभव हो सके उतना सारा मैं करा दूंगा। और आप ज़्यादा परेशान मत होइए। जो डीआई वाले क्वेश्चन है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम से पहले। तो अभी मैं जितने भी अलग यूनिट, चाहे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड हो गए, कम्युनिकेशन का यूनिट हो गया, हायर एजुकेशन का हो गया, लॉजिकल रीजनिंग का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, पीपुल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट का हो गया आपका, तो ये सारे यूनिट के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इनको करा रहा हूँ। फिर उनको टाइप कर रहा हूँ अलग से डीआई और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को, तो उसको मैं कंटिन्यूस आपको करा दूंगा। 5-6 वीडियो में वो आपका कवर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना था। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ए बी। अब चलिए इसको क्रम से आप किसी भी तरीके से लगा लीजिएगा, लेकिन बेसिकली ये आपका समय यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, इसको कट कर दीजिए, फिर ये आपका सी हो गया, ए छोड़ दीजिए, और ये आपका डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपका जो राइट आंसर ये समय क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्रोनोमिक्स जो है किससे संबंधित है, समय से आपका संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। और यहां पर ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्रोनोमिक्स क्या होता है, इसके बारे में आप 4 लाइन में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं डिटेल में जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, जो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो क्रोनोमिक्स के बारे में आपको डिटेल में एक स्लाइड में बाकायदे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन खुद से पहले आप प्रयास करिएगा, आपको पूरी तरीके से आज़ादी है, कहीं से भी आप रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले लो, बुक का सहारा ले लो, जैसे भी आपको मदद लेना है लेकर आपको क्रोनोमिक्स के बारे में 5 से 6 लाइन, अधिक भी आप लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन कहीं से भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन का मतलब कि ऐसे ही काम करने के लिए, और ये कंटेंट को टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, उसके बाद से ये तैयार हो पाता है। वो बाकी मैथ वाला जैसे कि मैंने बोला वो भी आपका टाइपिंग में चल रहा है। और मेरे पास रिसोर्सेज का अभाव है, पहले नंबर पे रिसोर्सेज का अभाव है, दूसरे नंबर पे टाइम का एक अभाव आप कह सकते हैं, उसके साथ ही साथ मेरे पास बहुत सारा मैन पावर आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो मैन पावर है, मैं इसको एम पी से इंडिकेट कर देता हूँ, मैन पावर वो भी नहीं है। अकेले सारा कुछ करना है तो आप समझ सकते हो कि अकेले करना कितना कठिन काम होता है। फिर उसको कंटेंट टाइप प्रोड्यूस, ये तो मैंने बार बार आपको बोला है, आप कहोगे कि मैं बोर कर रहा हूँ। छोड़िए सारी बातें साइड में करिए, मेन बात यह है कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई होना है। उसके लिए आपको जितना संभव हो सके उतना मेहनत करना है, सार्थक और अच्छे दिशा में मेहनत करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए करिए करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सारे यूनिट से तो नहीं कहता हूँ उससे भी फायदा मिलेगा, लेकिन जो कई सारे यूनिट है एज इट इज उससे तो आपको मिलेगा। जैसे डीआई का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मैं कंटिन्यूस आपको करा रहा हूँ। एक छात्र ने जो कमेंट किया तो उसमें ज़्यादातर जो है उसमें कई यूनिट दिए, मतलब कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पीछे एग्जाम जो कंडक्ट हुए उसमें भारतीय तर्कशास्त्र जो आपका टॉपिक है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिल रहे हैं। तो और भी अलग टाइप के लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन है मैं करा दूंगा। थोड़ा सा कम क्वेश्चन हो गया वहाँ से पूछना, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब कम कर दिया गया है। तो वह भी उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और लाइक करने के साथ साथ जो है आप इसे शेयर कर दीजिएगा। मैं कितना भी बोल लूँ, आपको जो मन करेगा आप वही करोगे, शेयर करिएगा। और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया और कुछ और सजेशन है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है, कैसे भी दुविधा हो आपकी, आप पूछिएगा निसंकोच। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, आप ही की तरह, लर्नर की तरह। देखिए लर्नर आप बने रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है। जिस दिन आप अपने आप को बहुत बड़ा पारंगत, चाहे किसी भी पद पे चले जाइए आप, बहुत बड़ा से बड़ा पद, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, और इसके साथ साथ प्रोफेसर भी आप बन जाइए, तो भी आपको अपने अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप एक लर्नर, जैसे एक सीखने वाला जो होता है, अधिगमन करता है, उसी की तरह बने रहना चाहिए। तो जीवन में आप नई नई चीज़ों को सीखते चले जाओगे। जिस दिन आप अपने आप को पूर्ण समझोगे वहीं पे आपका विराम लग जाएगा। तो इस बातों को बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लर्नर बने रहने में बड़ा आनंद है, जीवन आपका बड़ा अच्छे तरीके से चलता है और नई नई चीज़ों को आप सीखते रहते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन है घंटी का, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने 11 क्वेश्चन आपको कराया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपका मैंने कीमती समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया।
तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आप जो है लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं या अपडेट भी चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑथेंटिक वे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेहनत करिए, पॉजिटिव वे में अपने आप को रखिए। हर दिन व्यक्ति निराश होता है, शाम तक जाते जाते आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डिमोटिवेट होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को कैसे आप मोटिवेट रख के तैयारी करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, वही इंसान जो है अपने जीवन में जो भी चरम मुकाम वो चाहता है, ऊंचाइयां जितना भी छूनी चाहता है वो छू सकता है। ठीक है, बाकी जो अगर वापस लौट आता है सफ़र से, सफ़र के बस रास्तों को देखकर कि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, तो समझ लीजिए उसके लिए वो ऊंचा जो लक्ष्य है वो है ही नहीं। ठीक है, वो सामान्य जीवन जी सकता है। बाकी जिन्होंने बड़ा लक्ष्य देखा है तो उनको कठिन रास्तों पर चलना होगा और अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।